लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था, या यूं कहो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कड़ी में 1919 के कालखंड में एक बहुत बड़ी घटना का हमने बार बार जिक्र किया था, और वो चर्चा था आपका मुसलमानों के द्वारा आरंभ किए गए खिलाफत आंदोलन का। और खिलाफत आंदोलन के दरमियान ब्रिटिश हुकूमत को के खिलाफ पहली बार भारत का मुस्लिम तबका, कौन तबका? मुस्लिम तबका ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट खड़ा था, क्योंकि मुसलमानों का एक मांग था प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान कि पूरी दुनिया तुम बर्बाद कर दो, मंजूर है, लेकिन तुर्की को मत मारना। अब कहोगे तुर्की का है, तो एक चीज़ सीधा समझ लेना, तुर्की का जो भी राजा होता था वो खलीफा होता था। खलीफा बुझाता है, हिंदू धर्म में बाबा जी बुझाता है? शंकराचार्य बुझाता है। ठीक उसी तरह से इस्लामिक जगत का सबसे बड़ा धर्मगुरु खलीफा कहलाता था। समझ में आ गया? तो भारत के मुसलमानों का कहना था कि हमारा धार्मिक आस्था खलीफा पर है, इसलिए तुम, और खलीफा का पद कहाँ है? तुर्की में। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में तुम दुनिया को तहस नहस कर दो, हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम तुर्की पर अटैक मत करना। अंग्रेजों ने भी कहा कि ठीक है, हम तुर्की पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन जात का कुत्ता मानने और समझने को बिल्कुल तैयार नहीं। वो तुर्की के ऊपर सऊदी अरबिया के माध्यम से अटैक करा दिया। कौन? अंग्रेज। किसके ऊपर? तुर्की के ऊपर। और एक संधि हुआ था, जो संधि कहलाता है सीवर्स की संधि। क्या वर्ड बोले? क्या वर्ड बोले? सीवर्स की संधि के तहत तुर्की और अंग्रेज के बीच समझौता हुआ, और उस समझौते से स्पष्ट हो गया कि भारत के मुसलमानों के साथ जो वार्ता उसने किया था, वादा किया था, वो वादा खिलाफी हो गया, क्योंकि तुर्की पर अटैक हो गया, खलीफा का पद समाप्त हो गया। तो भारत के मुसलमानों ने इसके लिए एक आंदोलन चलाया जो खिलाफत आंदोलन कहलाया। कौन आंदोलन? कहाँ को लेकर? तुर्की को लेकर। देखो कैसे असहयोग आंदोलन का जड़ कहाँ छिपा हुआ है। महात्मा गांधी जब भारत को आए थे तो लोगों को उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे। गांधी आए हैं, आज़ादी लाएंगे। गांधी आए हैं, आंदोलन लाएंगे। गांधी आए हैं, स्वतंत्रता संग्राम का पैगाम आम जन तक पहुंचेगा, भारत एक आज़ाद मुल्क के रूप में उभर कर सामने आएगा। लेकिन 1915 से लेकर के आज 1920 के प्रारंभिक कालखंड है, तब तक गांधी हिले डुले तक नहीं थे। लेकिन 1919 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ, तो उसी मुसलमानों की एक मीटिंग हुई थी इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? और उसी इलाहाबाद में निर्णय लिया गया था असहयोग का। किसका? असहयोग। मतलब वहीं पर बीजारोपण हो चुका था कि असहयोग आंदोलन होगा। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में तभी एक लेख लिखा। किसने? गांधी ने यंग इंडिया में एक लेख लिखा कि अगर आवाम की जनता हमें 1 साल के लिए सहयोग करे। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए अगर हमको सहयोग करता है तो मैं देश को आज़ादी दिला दूंगा। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। किसमें? यंग इंडिया में। क्या कहा कि अगर 1 साल तक आवाम की जनता हमको सहयोग प्रदान कर दे तो मैं इस देश को आज़ादी दिला दूंगा। सबको लगा यार गांधी ऐसा कौन सा तीर मार देंगे जो 1 साल में आज़ादी मिल जाएगी। जिस प्रकार राम के बगैर रामायण अधूरा है, वैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस के बगैर अधूरा है। ये फरियाया। तो कांग्रेस का इसके लिए अब स्वाभाविक है कि आंदोलन खड़ा करना है, बगैर कांग्रेस के कोई आंदोलन हो नहीं सकता। तो उन परिस्थितियों में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, और उस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने। किसने किया? किसने किया? अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। वार्षिक अधिवेशन है कि विशेष है? विशेष है। ध्यान रखना, वार्षिक पूछेगा तो हो जाएगा नागपुर, उसके अध्यक्ष है सी विजया राघवाचार्य। और अगर विशेष पूछेगा, विशेष पूछेगा 1920, इसका मतलब 1920 में 2 अधिवेशन हुआ है। 1920 में एक हुआ है विशेष अधिवेशन कलकत्ता में, और कलकत्ता अधिवेशन को बुलाए जाने के पीछे का मकसद था कि गांधी आप ऐसा क्या करोगे जिसके माध्यम से देश को 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। यह कारवां नहीं था आसान। 1920 में जब कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ तो गांधी से पूछा गया कि गांधी आप ऐसा क्या करोगे देश को आज़ादी मिल जाएगी। तो गांधी ने कहा कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, युवा तबका कॉलेज नहीं जाएगा, वकील वकालत के पेशे को छोड़ेगा,
तुम्हारा सरकारी नौकरी पेशा वाले लोग नौकरी पेशा को छोड़ देंगे, जो सरकार ने जिसको जो उपाधि दिया वो उपाधि उसको छोड़ देगा। तो यार बहुत लोग थे, उन लोगों को लगा कि सब अटपट काम से कोई देश आज़ाद हुआ। जब बुतरू स्कूल नहीं जाएगा उससे कोई देश आज़ाद हुआ है? युवा तबका कॉलेज नहीं जाएगा उससे कोई देश आज़ाद हुआ है? नौकरी छोड़ दोगे उससे कोई देश आज़ाद हुआ है? तो बहुतों को लगा कि ये स्कीम गांधी का बिल्कुल सही नहीं है, इससे किसी भी कीमत पर आज़ादी नहीं मिल सकता। और उसी समय उसी दरमियान उसका विरोध करने वालों में देख लो, विरोध करने वाले कैरेक्टर में कौन आ जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गया, मदन मोहन मालवीय हो गया, देशबंधु चित्तरंजन दास हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, मोहम्मद अली हो गए, शंकर नायर हो गए, चंद्रावरकर हो गया। ध्यान रखना, ये लोग वो लोग थे जो लोग गांधी की विचारधारा से किसी भी कीमत पर सहमत नहीं थे। ये फरियाया, ये समझ में आ गया कि असहयोग आंदोलन का बुनियाद कहाँ था। असहयोग आंदोलन की वक्त के तकाजा को, भारत की राजनीति को, लोगों की मनोदशा को, भारत के सोशल स्ट्रक्चर को पहली बार गांधी ने भांपा था जब भारत का मुस्लिम तबका ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट उठ खड़ा होने को तैयार था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत की आबो हवा में भारत एक प्रकार से तप रहा था। भारत का हर तबका ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट खड़ा था। तभी गांधी को लगा कि यही समय है, सही समय है जब हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए असहयोग आंदोलन की रूपरेखा को तैयार कर लें। लेकिन इन लोगों को लगा कि गांधी के इस स्कीम से कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, युवा तबका कॉलेज नहीं जाएगा, नौकरी पेशा वाला लोग नौकरी छोड़ देगा, सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगा, इससे देश को आज़ादी मिल जाएगी, इस चीज़ का भरोसा नहीं था। बात समझ में आया? लेकिन दो कैरेक्टर, एक अली बंधु और मोतीलाल नेहरू ने उनके गांधी के इस प्रपोजल को समर्थन दिया। मैंने गांधी का विरोध हुआ, ये मत सोचना कि गांधी आए फरिश्ता टाइप पे कि गांधी कह दिए तो मान लिए, ना ना। लोगों ने विरोध किया, विरोध करने के बाद वोटिंग हुआ, और वोटिंग करने के बाद बड़ी मामूली अंतर से, बहुत मामूली अंतर से नहीं हुआ कि हम ये कह रहे हैं इसके पक्ष में कितने, विपक्ष में कितने, बहुत मामूली अंतर से गांधी का प्रपोजल पास हो सका। और विश्वास मानो यहीं से गांधी युग की शुरुआत हो गई। यारा, गांधी एक युग है, गांधी एक दर्शन है, साधारण अर्थों में समझना बड़ी मुश्किल है। जरा तुम सोचो 1920 का भारत है, लाठी डंडा लेके लोग सड़क पर निकलेगा क्या? नहीं। अगर निकलेगा तो सोच लो कि 1919 के कालखंड में जालियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, इतनी बेशर्म हुकूमत थी कि बच्चे और महिला तक को नहीं छोड़ा। तो अगर सरकार के अगेंस्ट सड़क पर उतरोगे तो रौंद के रख देगा कि नहीं? तो एक ऐसी रणनीति की जरूरत थी जिसमें लगे कि, देखने में लगे कि कुछ है ही नहीं, लेकिन अंदर से इतना पावरफुल हो कि अंदर का जमीर हुकूमत का हिल जाए। यही रणनीति गांधी की होती थी। जरा रणनीति को समझना। देखो राजेश, सीधी सी बात है, यहाँ स्टूडेंट आता है तो हम पढ़ाते हैं, अगर ना आए तो हम किसको पढ़ाएंगे? हमारी सारी विद्वता, हमारा सारा मेरिट मिट्टी में धराशायी हो जाएगा, हाँ या ना? आज हिंदुस्तान जब 1947 में देश को आज़ादी मिली थी तो उस वक्त बामुश्किल अंग्रेजों की तादाद 1.25 लाख के आसपास था। 1.25 लाख के आसपास अंग्रेजों की संख्या है, और भारत की आबादी तब भी करोड़ों में है, 40-45 करोड़ के आसपास है। मतलब 40-45 करोड़ पर 1.25 लाख की आबादी भारी है। तो लोग शासन करता कैसे था? बात को समझोगे। डीसी अंग्रेज, एसपी अंग्रेज, डीएसपी अंग्रेज, सिपाही भारतीय, क्लर्क भारतीय, स्कूल का प्रिंसिपल अंग्रेज, वकील और क्लाइंट भारतीय। बात समझ में आ रहा है? कॉलेज का प्रिंसिपल अंग्रेज, बुतरू और मास्टर भारतीय। बात समझ में आ रहा है? मतलब इंजन उसका होता था, बोगी सारा भारतीय होता था। अगर तुम सोच लो कि अगर एसपी अंग्रेज है और सारे सिपाही भारतीय हैं, अगर ये सिपाही नौकरी छोड़ दे तो एसपी आदेश देगा तो गोली चलाएगा कौन? बात समझ में? असहयोग, मतलब हमको किसी भी कीमत पर तुमको किसी भी मामले में सहयोग नहीं कर रहे। इसलिए गांधी ने कहा था, गांधी ने इस चीज को भांपा कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत की अगर सत्ता चल रही है तो किसके दम पर चल रही है? तो भारत में ब्रिटिश हुकूमत की सत्ता अंग्रेजों के दम पे नहीं चल रहा है, बल्कि वो भारतीयों के दम पर, भारतीयों के कारण चल रहा है। अगर आवाम की, आम जनता ब्रिटिश हुकूमत से समर्थन वापस ले ले, कहने का मतलब है हर मोर्चे पर कोऑपरेट करना बंद कर दे, तो सरकार धराशायी होगी। तुम इमेजिन कर लो, अगर बच्चे स्कूल जाना छोड़ दे तो बताओ स्कूल का कोई वजूद होगा क्या? युवा तबका कॉलेज जाना छोड़ दे तो क्या कॉलेज जैसे प्रशासन रातों रात ठप होगा कि नहीं? नौकरी पेशा वाले लोग सारे नौकरी छोड़ दें तो मतलब एसपी और डीसी किसको आदेश देगा और उसके आदेश को सुनेगा कौन?
यही रणनीति का एक हिस्सा था। तात्कालिक रूप से तो देखने में लग रहा है कि बच्चे के स्कूल जाने से देश आज़ाद नहीं होगा, नहीं, व्यवस्था तो ठप जरूर होगा। ब्रिटिश हुकूमत ने बरसों से एक छवि बना रखी थी कि हमको कोई झुका नहीं सकता, हमको कोई हरा नहीं सकता। अब बतलाओ कि तुम अगर स्कूल नहीं जाते हो तो हुकूमत मार पाएगी क्या? तुम अगर नौकरी छोड़ देते हो तो हुकूमत तुमको जेल डाल पाएगी क्या? मतलब एक ऐसी रणनीति थी जिसमें रहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। बात समझ में आ रहा है हम कहना क्या चाह रहे हैं? हुकूमत लाचार। और उस वक्त चेम्सफोर्ड का कालखंड था। ये वो कालखंड था जो जहां से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार चेम्सफोर्ड का कालखंड था कि कालखंड में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 1921 में असहयोग आंदोलन पीक पर पहुंचा। गांधी के आह्वान और कलकत्ता अधिवेशन के बाद ये आंदोलन, ये मूवमेंट 1921 में पीक पर पहुंचा। और जब पीक पर पहुंचा तो संपूर्ण उत्तर भारत में जबरदस्त आंदोलन का क्रेज था। वक्त बीतने के साथ मूवमेंट चरम रूप को लेना आरंभ किया। हाँ, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मद्रास में एजुकेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब कहोगे कि सर अगर इस आंदोलन की रूपरेखा में ये तो बतला दिए कि नौकरी छोड़ना है, ये छोड़ना है, पॉजिटिव चीज क्या था? तो पॉजिटिव चीज ये था, अब देखो बच्चा स्कूल छोड़ देगा तो सर कोई बुतरू साला स्कूल जाना चाहता है रे? वो तो एकदम नहीं जाना चाहता। उन लोगों के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था किया गया, नेशनल कॉलेज खोले गए, स्वदेशियत को बढ़ावा दिया गया, चरखा को लोकप्रिय बनाया गया, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर जोर दिया गया। न्यायालय में जो फैसला होता था उसके जगह पर तुम्हारा ग्राम पंचायत की प्रणाली के ऊपर जोर दिया। मतलब हर चीज की वैकल्पिक व्यवस्था दी, और जो दिया वो स्वदेशी है, हमारे कल्चर के मुताबिक है। अब देखते ही देखते 1 साल की समयावधि बीत गई। गांधी ने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर देश को आजादी दिला दूंगा, तो 1 साल के अंदर अंदर देश को आजादी दिला दूंगा। देश को आजादी मिली नहीं। अब युवा तबका 1922 में जाकर के गांधी को पूछना आरंभ करता है कि बापू ये हो क्या रहा है? आपने कहा था 1 साल, चूंकि बहुत लड़कों ने अच्छे दिन आएंगे, आजाद मुल्क के नागरिक कहलाएंगे, आजादी आएगी, ये विचारधारा चरम पर था। लोगों की सोच, लोगों की मानसिकता भी चरम पर थी। यही कारण था कि हर युवा तबका सहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, या अपने यहाँ तक कि अपने कॉलेज के कैरियर तक को दांव में लगाया था। लेकिन अब जब साल बीत गया, आजादी मिली नहीं। आप कहोगे हुकूमत का रिएक्शन क्या था? तो न्यूट्रल था, अंदर से भले बेचैन थी लेकिन ऊपर से शांत था। क्योंकि आंदोलन का स्वरूप ऐसा था, आंदोलन का स्वरूप ऐसा था कि चाह करके भी, आंदोलन का स्वरूप ऐसा था कि चाह करके भी हुकूमत कुछ कर पा नहीं रही थी, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के किसी भी कानून का यहाँ कहीं पर कोई उल्लंघन नहीं था। तो जब युवा तबका ने गांधी से पूछना आरंभ किया कि अब क्या किया जाए, तो गांधी ने कहा कि जरा ठहरो, जरा रुको, मैं एक नए आंदोलन की तैयारी कर रहा हूं। इस दरमियान भारत में कभी भी, कहीं भी, किसी भी कीमत पर कोई हिंसक वारदात होना नहीं चाहिए, कोई हिंसक वारदात होना नहीं चाहिए। और गांधी एक नई आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में लग गए। इसी समय आधुनिक उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला चौरा चौरी थाने के पास सत्याग्रहियों का एक जत्था जा रहा है। जान लो, थाने के सामने में एक दारू का दुकान था और एक विदेशी कपड़ा का दुकान था। तो इसमें स्वदेशियत बढ़ चढ़ के बोल रहा था। तो दारू दुकानदार का थानेदार से बड़ी बढ़िया पटता था। तो थानेदारवा कहा को कि भैया ये सब जो धरना प्रदर्शन वाला लोग आ रहा है, तनी हमारे दुकनिया घुसे मत दीजिएगा, सबका रूट डाइवर्ट करा दीजिए। बात सब समझ में आया कि तुम दारोगा हो और तुम्हारा सामने वाला दुकानदार से बहुत बढ़िया पटता है। तुमको कहा कि जो प्रदर्शनकारी है मेरे दुकान के आगे धरना प्रदर्शन ना दें, धंधा चौपट कर देगा। दोनों पटता था बढ़िया। थानेदार बना खरखर, चल गया। पहली घटना, सत्याग्रहियों को रोका। दूसरी घटना, सत्याग्रही और पुलिस के बीच होने लगा बहस। तीसरी घटना, पुलिस ने चला दिया लाठी। ये जो हम बोल रहे हैं, ये पूछा हुआ बीपीएससी में सजाने के लिए। तो पहले क्या हुआ? रोका। दूसरी बार क्या हुआ? बहस। तीसरी बार पुलिस ने चलाया लाठी। लाठी चलाने मार खाया जो प्रदर्शनकारी, वो भी साला यूपी और बिहार के आदमी रे। माने बात सुनेगा का भाड़ में जाए गांधी। लोग थाना में आग लगाया। 21 सिपाही और 1 थानेदार, कुल मिला के 22 लोगों को जिंदा जला दिया। यह घटना कब की है? 5 फरवरी 1922 की। 5 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारियों ने जब 22 सिपाहियों को जिंदा जला डाला, इस बात की सूचना जब गांधी को मिली, तो गांधी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया।
गांधी ने आंदोलन को रोक दिया, गांधी ने आंदोलन को रोक दिया। आउटपुट इनपुट ये हुआ कि जब गांधी ने आंदोलन को रोक दिया तो आंदोलन को रोक, क्लिक कर लो, जब गांधी ने आंदोलन को रोक दिया तो गांधी ने आंदोलन को रोकने के बाद हाहाकार मच गया। तभी सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था, तभी सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि देश को आज़ादी मिलने ही वाली थी। जब देश को आज़ादी मिलने ही वाला था तो उस वक्त महात्मा गांधी को यह आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए। और तभी मोतीलाल, ये स्टेटमेंट खूब पूछता है, सुभाष चंद्र बोस का कथन क्या है कि जब देश को आज़ादी मिलने ही वाली थी तो उस कंडीशन में आंदोलन को स्थगित नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज, यहां पर मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अगर गलती कन्याकुमारी करे तो उसकी सजा कश्मीर को नहीं मिलनी चाहिए, या कश्मीर गलती करे तो कन्याकुमारी को सजा नहीं मिल। अरे एक जगह आपके आदेश का पालन नहीं किया गया तो आप आंदोलन को ही स्थगित कर दोगे? क्या गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को, भारत को आजाद होने से रोका? क्या ये आंदोलन सफल था या असफल था? ये विश्लेषण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर देते हैं। ये असहयोग आंदोलन सफल या असफल। अब जरा ऑब्जेक्टिव में आ जाओ। चेम्सफोर्ड के समय में आरंभ हुआ, रीडिंग के समय में समाप्त हुआ। उद्देश्य था सहयोग नहीं करना। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने। अपने प्रस्ताव को रखा था, एनी बेसेंट ने इसका विरोध किया। यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा धक्का है, एनी बेसेंट का कहना था। असहयोग आंदोलन के प्रपोजल में हम क्या बतलाए हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, युवा तबका कॉलेज नहीं जाएगा, सरकारी नौकरी वाला नौकरी छोड़ देगा, सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगा। तो करेगा क्या? सकारात्मक चीज क्या है? स्वदेशियत को अपनाएगा, पंचायती राज को लागू करेगा, अपनी ग्राम पंचायत की व्यवस्था होगी, अपनी वैकल्पिक एजुकेशन की व्यवस्था होगी। अली बंधु और मोतीलाल नेहरू के कहने पर प्रस्ताव पारित हुआ। नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में, ध्यान रखना, नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। असहयोग आंदोलन में क्या प्रस्ताव था? उपाधि का त्याग, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, स्थानीय संस्थाओं से इस्तीफा, सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, विदेशी सामानों का बहिष्कार, मेसोपोटामिया सैनिक कर्मचारी नहीं जाएंगे, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार। लाला लाजपत राय स्कूलों के बहिष्कार के विरोधी थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने समझाया तो वो मान गए। चित्तरंजन दास विधान परिषद के बहिष्कार का विरोधी था। इनका कहना है कि स्वराज प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन जो है विधान परिषद है। नागपुर अधिवेशन का महत्व इसलिए है क्योंकि वैधानिक साधनों के अंतर्गत स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को त्याग कर सरकार की सक्रिय विरोध करने की बात को स्वीकार किया गया। ये नागपुर अधिवेशन में मैंने सरकार की नीतियों का मैं विरोध कर सकता हूँ, ये बात आया। लेकिन नागपुर अधिवेशन में बेसेंट, जिन्ना और पाल, इन लोगों को लगा कि गांधी की रणनीति बिल्कुल सही नहीं है। उससे दुखी होकर के उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को आरंभ हुआ। 21 में असहयोग आंदोलन चरम पर था। गांधी ने केसरिय हिंद की उपाधि लौटा दी, जमनालाल बजाल ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। वकालत का बहिष्कार करने वाले में देखो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, आसफ अली, ये सब वो कैरेक्टर थे जिन्होंने वकालत के पेशे को छोड़ दिया। शिक्षा का बहिष्कार का भी बोलें कि कोई प्रभाव मद्रास में नहीं पड़ा। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल चुने गए। प्रमुख मुस्लिम नेता डॉक्टर अंसारी, अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये सब प्रमुख मुस्लिम नेता थे जो बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ननकाना के गुरुद्वारे में सैनिक कार्यवाही में 70 लोगों की जान गई थी असहयोग आंदोलन के दरमियान। यही बोले कि मोहम्मद अली पहले नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। कौन? मोहम्मद अली, मोतीलाल नेहरू, ये सब गिरफ्तार हुए थे। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आया था तो विरोध हुआ। अभी समझाएं 5 फरवरी 19